यहाँ के लोकतंत्र की शक्ति समझिए आप। जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये पार्टी लाया, आपने जिक्र किया सोनिया जी का और राहुल जी का, उनको सोनिया जी और राहुल जी को तो बहुत इस पे गर्व है कि ये अधिनियम उन्होंने पास किया, लेकिन आम कांग्रेसी को आप नहीं पाएंगे ये बात, क्योंकि वो समझते हैं हम ही एक्सपोज हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा भी है ऐसा, लेकिन पार्टी की बात थी तो उन्हें सपोर्ट किया। खूबी मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यह आम जनता में जैसे फैली, लोगों को ये ख्याल हुआ ये हमारा अधिनियम है। और मेरी बैचमेट थी अरुणा रॉय हैं, वो फिर सर्विस छोड़ के चली गई और शी वॉज द पायनियर ऑफ दिस मूवमेंट। एक ये जो मूवमेंट जैसी बनी, एक लहर, और ये बहुत ही इसलिए मैं खूबी कहता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इट इज़ वन मूवमेंट विच हैज़ गॉट यूनिवर्सल सपोर्ट। तो देश को एक बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। It is pending in this High Court, PM मोदी's degree case. So आप बोल रहे हैं जनहित में जारी, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको लगता है कि क्योंकि इस केस में भी DPDP एक्ट का हवाला देकर ये सूचना पब्लिक नहीं किया गया, तो अब ऐसे जांच कैसे होगी या पड़ताल कैसे होगी? देखिए, आप कहते हैं कि इसमें पता नहीं चल रहा है। पता चल गया, डिग्री नहीं है। हमने देखा हमारे एक्सपीरियंस में, जो एक चीफ मिनिस्टर बने थे जो आरटीआई मूवमेंट के ही बाय प्रोडक्ट थे, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सरकार में और खराब था। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये, अब आप चूंकि आप प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट रहे, आपने सरकार को अंदर से देखा है, बाहर से भी देख रहे हैं, तो क्या गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जो इनको रियलाइज हो गया और सब आरटीआई के विरोधी हो गए? गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं, ये ज़रूरी है। और यह बात हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा है। एक जो कन्वेंशन होता है, जी अक्टूबर 2015 में कहा था उन्होंने, मैं था वहाँ पर जी। उन्होंने कहा कि आप थे वहाँ जी। उन्होंने कहा था कि हमें अपना, और उसके मकसद भी अधिनियम का यही था कि हमें अपनी कमज़ोरियाँ खुद सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इधर निर्णय आते हैं, किस प्रकार के एक्ट, ये सारे इसके बारे में मुझे रिपोर्ट मिलता रहे। तो बेसिक ट्रेनिंग छुपाने की है, छुपाने की। और इसीलिए जब मैं नियुक्त हुआ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो मैंने कहा ये क्या, कौन सा पोस्ट दे दिया सरकार ने मुझे आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें तो जो सूचना मिल सकती है वो तो लोगों को आराम से मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा अपना अनुभव सरकार में ये था कि मिल जाती है, नहीं मिलती है। यू नो एंड आई नो एंड आई नाउ नो। मुख्य सूचना आयोग का अनुभव होने के बाद मुझे एहसास है कि कितनी कम सूचना सरकार की ऐसी है जो आम जनता में इजीली अवेलेबल है। इकोनॉमिक सर्वे तो आरटीआई के डाइल्यूशन की बात करता है, यही आपकी सोच है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आरटीआई जो हमारे ये है, उसमें ये लिखा गया है, अनलेस केयरफुली प्लान्ड आरटीआई रिस्क्स बिकमिंग एन एंड इन इटसेल्फ विथ डिस्क्लोजर सेलिब्रेटेड रिगार्डलेस इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटर गवर्नेंस। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अगर आपको होना है, ये मैं आपको देता हूँ, इस टेबल पे रखता हूँ, आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िए। और ये आप ही के रिपोर्ट रहने के बावजूद अगर आप बार बार कहते हो क्या किए, आरटीआई एक्ट आपने लाया, पारदर्शिता आपने लाई, हमने लाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। आरटीआई एक्ट ने भारत में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई को मजबूत किया है।
लेकिन इसकी कमजोरियां जैसे 2019 का संशोधन, इसके अलावा डीपीडीपी एक्ट का जिस तरीके से प्रभाव भी पड़ रहा है और कई कार्यकर्ताओं पर आने वाले दौर की बात करें या अभी भी जो बढ़ती चिंताएं हैं, जैसे कि हम हमलों के उदाहरण ले सकते हैं और साइलेंसिंग की भी बात कर सकते हैं, सेंसरशिप की बात कर सकते हैं। ये सभी आपको ह्यूमन राइट्स कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव इन सभी रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। लेकिन आरटीआई की सफलताओं के बारे में बात करें तो आरटीआई एक्ट से कई बड़े घोटालों का उजागर हमने देश में देखा है। आदर्श हाउसिंग कॉम्प्लेक्स घोटाला जो है मुंबई का 2010 का, आरटीआई कार्यकर्ता संप्रीत सिंह और योगाचार्य आनंद जी ने आवेदनों से खुलासा किया रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के फ्लैट्स बने हुए हैं। इससे महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की बात करें तो आरटीआई से खेलों में अनियमितताएं सामने आई हैं, गड़बड़ियां सामने आई। मनरेगा पीडीएस में भी फर्जीवाड़े के खुलासे हुए हैं। नोटबंदी पर भी आरबीआई की चेतावनी जारी हो चुकी है। ये सभी उदाहरण हमें आरटीआई का महत्व समझाते हैं। सूचना आयोग में पद खाली रहना भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक मतलब खतरा है इस एक्ट को। तो 2019 का जो संशोधन है, इससे आयुक्तों की सैलरी, कार्यकाल केंद्र तय करने लगा है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे स्वतंत्रता कहीं ना कहीं कम हुई है और आयोग पर भी दबाव बढ़ा है। तो कार्यकर्ताओं पर भी बढ़ते हमलों की बात करें तो 100 से ज़्यादा हत्याओं के मामले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले पाए गए हैं। शीतला मसूद 2011 भोपाल का मामला, आरटीआई से डायमंड माइनिंग और टाइगर संरक्षण पर उन्होंने सवाल उठाए। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब ये केसेस दिखाते हैं कि आरटीआई जानकारी अस्वीकार करने का एक अधिकार बनता जा रहा है। तो वजाहत हबीबुल्ला जी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं 1968 बैच के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा वो भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक अपने सेवा की, कई किताबें लिखी हैं लाइक माई इयर्स विद राजीव। तो उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपके कार्यकाल के दौरान क्या क्या आपने देखा, उसके साथ ही हमारे साथ श्यामलाल यादव सर हैं जो हमारे आरटीआई जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव टीम के एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर भी हैं। तो ये हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाने में बिल्कुल एंकर करेंगे। तो सर मेरा पहला सवाल है, आदर्श हाउसिंग या कॉमनवेल्थ जैसे जो हम घोटाले देखते हैं, इसमें आरटीआई की भूमिका को भी देखते हुए आज डीपीडीपी एक्ट जो है, इससे अब ऐसे खुलासे कितने मुश्किल हो गए हैं? वास्तविक रूप में ये जो संशोधन हुए हैं और संशोधन जो आरटीआई एक्ट और उनकी हैसियत में, सीआईसी वगैरह की हैसियत में है, उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पड़ना लाजमी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका फुलक्रम जो है, जो सेंटर है, जो पिवट है, वो ये है कि किस हद तक इंफॉर्मेशन कमीशन अपना काम कर सके। संशोधन से आप जैसे कहते हैं कि उससे हैसियत कम कर दी गई वगैरह, लेकिन उससे मेरे ख़्याल में काम करने में कोई फ़र्क पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर एक सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, वो खुलासे से सिंसियरली काम करे तो ही विल फाइंड द आंसर इन द आरटीआई एक्ट। ये आरटीआई एक्ट जो है, ये बहुत ही शक्तिशाली एक्ट है और इसकी कामयाबी अभी बहुत सारे लोग आप जैसे शायद इसकी आलोचना करते हैं कि इसको कमज़ोर कर दिया गया। मेरे विचार में इतनी कमज़ोरियाँ कुछ शायद हैं और उसका मैं जिक्र करूँगा, किंतु ये है कि ये अधिनियम बहुत शक्तिशाली अधिनियम है और इससे आम आदमी को, जो मनमोहन सिंह ने पहले जब इसका तारुफ कर रहे थे ये संविधान में, तो वो कह रहे थे संसद में, तो वो कह रहे थे कि ये गरीब आदमी की ख्वाहिश का ये जवाब है। तो
उस लिहाज से ये सही है और वहाँ ये काफ़ी सफल भी रहा है। हाँ, एक स्तर पे इसकी जो कामयाबी थी शुरू में, उससे मेरे ख़्याल में एक जो क्लास है, एक खित्ता जो है, एक वर्ग जो है हमारे समाज का, उसको ज़रूर असर पड़ा है और वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। वो कमज़ोर किस तरह से हुआ, जो आपने अभी ज़िक्र किया, ये DPAP एक्ट जो है, डेटा हाँ, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये है कि हमारे पास इस भारतवर्ष में जो लेक्सिकन ऑफ लॉज थे, उसमें प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने का कोई कानून था नहीं। राइट टू प्रिवेसी भी ऐसे स्पष्ट रूप से आइन में नहीं है, लेकिन इट इज़ अस्यूम्ड कि एक लोकतंत्र में एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रिवेसी, जस्ट लाइक right to information is a basic right. It has been found by the courts on the धारा 19 के तहत it is a fundamental right. But right to privacy is also a fundamental right in any democracy. हमारे पास था नहीं। मैं जो निर्णय लेता था privacy के बारे में, I used to rely on the British law, Data Protection Act. और बार बार मैंने सरकार से ये गुजारिश भी की कि हमारे पास ऐसा कोई कानून होना चाहिए which lays down the norms of data protection, क्योंकि ये RTI एक्ट है, इसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोटेक्टेड, उसको सुरक्षित लिया गया है। लेकिन व्हाट इज़ प्राइवेट प्रोटेक्शन, ये किसी अधिनियम में था नहीं। इट इज़ प्रोटेक्टेड, किंतु जब पब्लिक इंटरेस्ट जनहित हो तो उसको रिवील करने की आवश्यकता है। और ये जो भी प्रोटेक्शंस हैं उस अधिनियम धारा 8 के तहत, उसमें हर एक में ऐसा है कि पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड्स इवन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऐसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का लोकतंत्र के आने के बाद होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन उसमें भी ये RTI एक्ट में ये है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट, और फिर इंफॉर्मेशन कमीशन, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की, इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ टू डिसाइड कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में बात है या ना। और जैसे आप समझ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट जनहित की कौन सी बात है, इसके बारे में कोर्ट रूलिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आई थिंक ए पैटर्न हैड डेवलप्ड अंडर द RTI एक्ट ऑल्सो कि क्या चीज़ ट्रीट की जाएगी एज जनहित और क्या ट्रीट की जाएगी एज प्रोटेक्टेड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो ये काफ़ी आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद मी, लेकिन ये एक इवॉल्व हो रहा था, एक होल डिसिप्लिन जैसे होता है, हर कानून में ऐसा होता है। तो ये इसको बहुत चोट लगी। नॉट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैंने कहा पहले से कि होना चाहिए था, अब ये सरकार और संसद पे ये आभारी है कि वो किस प्रकार का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन का, तो दैट इज़ ऑल राइट। किंतु ये जो क्लॉज था RTI एक्ट में, जिसके तहत जनहित में इवन प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन कुड बी डिस्क्लोज्ड, ये भी रद्द कर दिया गया है। इससे मेरे विचार में काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर सूचना आयुक्त सूचना नहीं देना चाहता है, यू कैन ऑलवेज साइट कि ये तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, और कहा भी जा सकता है। जैसे मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए ब्यूटिफिकेशन में और ख़ूबसूरत बनने के लिए, तो दैट इज़ नॉट कि अगर किसी ने सरकारी पैसे लाखों रुपए उस पर खर्च किए हैं, तो ये तो जनहित की बात नहीं कही जा सकती। आप कह सकते हैं कि खूबसूरत लगना जनहित की बात है, लेकिन नहीं है। आई मीन आई एम मेकिंग अ वेरी ऑब्वियस एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, ये तो हेल्थ का प्रॉब्लम है कि अपने चेहरे पे उसमें प्लास्टिक सर्जरी कराना है, ये तो हेल्थ की बात है, इसमें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। यू सी दैट इज़ व्हाट आई मीन। इसलिए ये इस समय जो संशोधन लाया है RTI एक्ट में, उससे नुकसान। बट सर, एक चीज़ समझने के लिए लेमैन को आप ही समझा सकते हैं कि जब प्राइवेसी का इशू आता है तो कुछ आपने भी चीफ रहते हुए कई ऑर्डर किए थे, और पिछले 2 दशकों में बहुत एक वेव ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है। जैसे
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैंडिडेट्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिस्क्लोजर, आपके ऑर्डर के बाद मिनिस्टर्स और एमपीज के डिस्क्लोजर एसेट्स के, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज के और कुछ हाई कोर्ट्स के उन्होंने सो मोटो कर दिया ऑर्डर आने के बाद। तो आपको लगता है ब्यूरोक्रेट्स के भी एसेट्स आपने किए थे हमारी ही अपील पर, तो ये आपको लगता नहीं कि इन चीजों को भी, जो चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, इसको भी प्राइवेसी का बहाना बना करके लोग विथड्रॉ कर सकते हैं या उसकी भी एक आवाज उठ सकती है? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो संशोधन है इससे नुकसान पहुंच सकता है। ये आपने पब्लिक इंटरेस्ट का क्लॉज तो हटा दिया गया है, और इसलिए मेरा भी विचार था, हालांकि इसमें जैसे आप जानते हैं काफ़ी आलोचना हुई इस संशोधन में, लेकिन मैंने कहा नहीं, आलोचना उस संशोधन नए कानून के बनने में नहीं है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता थी हमारे पास थी नहीं। और जैसे मैंने कहा और उसमें सरकार को ये देखना होगा कि वो क्या समझता है, जनहित की कौन सी बात है। ये मुझे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये नहीं, क्योंकि दे आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, नियुक्त उनको किया है पब्लिक ने, सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, मुझे नहीं। तो जो उचित प्रकार के केसेस हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दी, जनहित में ये सूचना चुरा के नहीं रखी जा सकती है। जी, जनरली सर एक आरटीआई को लेकर के बहुत ही निगेटिविटी का वायुमंडल बन गया है, और न केवल भारत में, जैसे 120 के करीब देशों में अभी किसी न किसी तरह से आरटीआई लागू है। हम देखते हैं श्रीलंका में, यूके के तो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर का आपने पढ़ा ही होगा, ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी एफओआई ला करके। तो रेसिस्टेंस तो सब जगह। भारत में एक अजीब सी बात देखने को मिलती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसका बड़ा नेता आरटीआई को पब्लिकली क्रिटिसाइज कभी नहीं करता। ना तो उन्होंने, जो इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए यूपीए वाले सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अभी भी तारीफ करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी सब जगह तारीफ करते हैं कि देखिए तो वाजपेयी जी ले आए थे एफओआई एक्ट, और कांग्रेस ने उसको चुरा करके दूसरा कानून ला दिया। तो पब्लिकली कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत बंद हो गई है। ये चेंज आप भी महसूस कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन कमीशन के लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, और अल्टीमेटली यूजर के लेवल पर। तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो बनी है वो क्या कहती है पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि वो किस प्रकार के अब निर्णय लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, पब्लिक इससे खुश है या नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसमें आयोग में नहीं हूँ। हालांकि आयोग के साथ मेरा संपर्क रहा है, संबंध भी रहा है, और जो एक्टिविस्ट वगैरह हैं उनके साथ। यह जो आपने उदाहरण दिया बाकी मुल्कों का, यूके का, टोनी ब्लेयर की बात आपने बताई, ये भारतवर्ष की शक्ति समझिए आप, यहाँ के लोकतंत्र की शक्ति समझिए आप। जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये पार्टी ये लाया, आपने जिक्र किया सोनिया जी का और राहुल जी का, उनको, सोनिया जी और राहुल जी को तो बहुत इस पे गर्व है कि ये अधिनियम उन्होंने पास किया, लेकिन आम कांग्रेसी को आप नहीं पाएंगे ऐसी बात, क्योंकि वो समझते हैं हम ही एक्सपोज हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा भी है ऐसा, लेकिन पार्टी की बात थी तो उन्हें सपोर्ट किया। खूबी मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यह आम जनता में जैसे फैली, लोगों को ये ख्याल हुआ ये हमारा अधिनियम है। और मेरी बैचमेट थी अरुणा रॉय हैं, वो फिर सर्विस छोड़ के चली गई, और शी वाज द पायनियर ऑफ दिस मूवमेंट। एक ये जो मूवमेंट जैसी बनी, एक लहर, और ये बहुत ही, इसलिए मैं खूबी कहता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक it is one movement which has got universal support. तो देश को एक बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आप मुझसे पूछ रही थी शुरू में, आपने कहा था कि इन माई सर्विस व्हाट आई हैव सीन, लेकिन एक बहुत सारा ये स्टील फ्रेम वगैरह कहलाता था IS, स्टील फ्रेम अगर कोई है तो ये अधिनियम है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटी। जैसे आपने कहा महाराष्ट्र में लोग मारे जा रहे हैं, और लोगों में हर एक ये सूचना प्राप्त करने में अपने लाइफ तक रिस्क करने के लिए, और कौन? आम आदमी।
जनता। इसलिए ये हमारे लोकतंत्र की एक आवाज़ है, लोकतंत्र का स्वर है, और यही एक देश है। हमें इसका गर्व अवश्य हो सकता है कि यहाँ के लोग, मैं ये क्रेडिट इसको और उसको, इंडिविजुअल्स को नहीं, उनका अपना अपना रोल है, किंतु जो क्रेडिट जाता है वो हमारे जनता को जाता है। और ये जो आप कहते हैं कि अब सूचना नहीं मिल रही, ये भी मेरे ख्याल में, मैं इसके एग्रीमेंट में नहीं हूँ, क्योंकि एक लेवल पे जहाँ कभी सूचना मिलती ही नहीं थी कि मुझे राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, मुझे तेल क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे विडोज पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, वहाँ अब सब मिलने लगा है। स्कूलों में रिजर्वेशन जो होते हैं गरीबों के लिए, उसमें तो रिजर्वेशन होता ही नहीं था और किसी को पता ही नहीं चलता था कि रिजर्वेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ये सारी बातें आम हो गई हैं, तो इसमें प्रगति हुई है। और ये है कि जो हैसियत कम करने की जो बात है, उसमें जो आज़ादी है सूचना आयोग की, और जैसे मैंने कहा कि सूचना आयुक्त इस पेरिफेरल, तो ये जाहिर है कि इससे अभी तक उसका असर शायद हुआ या नहीं हुआ, ये आप जज करेंगे, लेकिन आगे जाके असर हो सकता है। सो दीज आर द डिफ़िकल्टीज़। किंतु अभी आप मुझे और कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले कि आप पूछे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी हैव समथिंग टू बी प्राउड अबाउट इन दिस लॉ। तो ये इसमें हर एक को, चाहे उसके पॉलिटिकल जो भी राइट हो, लेफ्ट हो, ये पार्टी हो या वो पार्टी, मेरे ख्याल में दिस इज़ समथिंग विच इज़ इन द कॉमन इंडियन इंटरेस्ट, और इसमें हमें सबको मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। There's this case that is pending in this High Court, PM Modi's degree case. So आप बोल रहे हैं जनहित में जारी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपको लगता है कि क्योंकि इस केस में भी DPDP एक्ट का हवाला देकर ये सूचना पब्लिक नहीं किया गया, तो अब ऐसे जांच कैसे होगी या पड़ताल कैसे होगी? किस तरह से देखिए, मजबूत आप कहते हैं कि इसमें पता नहीं चल रहा है। पता चल गया है, डिग्री नहीं है। अगर डिग्री होती तो इट वुड बी डिस्क्लोज्ड। अब ये कहना कि ये एक निजी सवाल है और कहना, उसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई डिग्री है नहीं? तो विदाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, द RTI एक्ट आंसर्स द क्वेश्चन। ये पहले भी हुआ है। एक ज़माना था कि सरकार ने कुछ मेरे ज़माने में कुछ उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में प्रश्न था, और उन्होंने कहा था कि ये जो है ये कैबिनेट के सामने गया है, और कैबिनेट और पार्लियामेंट के बीच में आने की बात है, तो इट्स प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। तो पब्लिक में ये स्टेटमेंट जा रहा था कि कैबिनेट टुक अ डिसीजन, लेकिन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो पार्लियामेंट ने अगर उसके ऊपर निर्णय ले लिया था, तो उसके बाद वो जनहित में वो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्क्लोजेबल। तो उन्होंने कहा नहीं डिस्क्लोजेबल, तो मैंने कहा फिर जवाब आपको मिल गया। इट मीन्स कि पार्लियामेंट ने अभी रिजेक्ट नहीं किया, इट इज़ अ लाइव एक्ट। तो जवाब ना देने से जवाब मिल गया। बट सर, जनरली जो पॉलिटिकल क्लास है, हम तो चूंकि RTI यूज करते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट हैंड ये बता रहे हैं। अक्रॉस द कंट्री लगभग सारे स्टेट्स में एक जैसा हाल है। सेंटर से क्या होता है, रिप्लाई आता है, इन्फॉर्मेशन नहीं आती। मोटे तौर पे आपको जवाब आ जाता है 29वें दिन कि दिस इज एग्जेम्प्टेड, व्हाट एवर दे से। स्टेट्स में तो 6-6 महीने जवाब ही नहीं आता है। हमने देखा हमारे एक्सपीरियंस में, जो एक चीफ मिनिस्टर बने थे जो RTI मूवमेंट के ही बाय प्रोडक्ट थे, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सरकार में और खराब था। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये, अब आप चूंकि आप प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट रहे, आपने सरकार को अंदर से देखा है, बाहर से भी देख रहे हैं, तो क्या गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जो इनको रियलाइज हो गया और सब RTI के विरोधी हो गए? गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं, ये ज़रूरी है। और यह बात हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा है,
एक जो कन्वेंशन होता है, जी जी, अक्टूबर 2015 में कहा था उन्होंने, मैं था वहाँ पर जी। उन्होंने कहा कि आप थे वहाँ, जी जी। उन्होंने कहा था कि हमें अपना, और उसके मकसद भी अधिनियम का यही था कि हमें अपनी अपनी कमज़ोरियाँ खुद सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इधर निर्णय आते हैं, किस प्रकार के एक्ट, ये सारे इसके बारे में मुझे रिपोर्ट मिलता रहे, ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा मंत्रालय अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही हिमसेल्फ हैज सेड दिस थिंग, तो उनको ये एहसास है। तो इसका मतलब नहीं कि वो प्रधानमंत्री इसके बीच में कर रहे। जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं, हमारा, क्योंकि आई एम ऑल्सो ब्यूरोक्रेट, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का और अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रशिक्षण ही ऐसा था कि सूचना जो हमारे पास है वो हमारा ट्रस्ट है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। एक सियासतदान को, राजनेता को तो बिल्कुल नहीं, और किसी बिजनेस हाउस को भी नहीं, और किसी को भी नहीं, सिर्फ हमें ये बेसिक ट्रेनिंग छुपाने की है। हाँ, छुपाने की। और इसीलिए जब मैं नियुक्त हुआ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो मैंने कहा ये क्या, कौन सा पोस्ट दे दिया सरकार ने मुझे आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें तो जो सूचना मिल सकती वो तो लोगों को आराम से मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा अपना अनुभव सरकार में ये था कि मिल जाती है, नहीं मिलती है। यू नो एंड आई नो एंड आई नाउ नो। मुख्य सूचना आयुक्त का अनुभव होने के बाद मुझे एहसास है कि कितनी कम सूचना सरकार की ऐसी है जो आम जनता में ईज़िली अवेलेबल है, और उसको बदलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सरकार को, जैसे मैंने कहा, स्टील फ्रेम अगर कोई चीज़ है तो वो सूचना की अवेलेबिलिटी की आज़ादी है, नॉट द अदर वे अराउंड। क्योंकि उससे ये हो जाता है कि सूचना शेयर किए बगैर इट लीड्स टू मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर। अगर मुझे सूचना है और आपको नहीं है, जाहिर है मैं कुछ भी कह सकता हूँ तो आप उसका जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में। एंड दैट इज़ वाई जवाबदेही और पारदर्शिता, दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। और इसीलिए जवाबदेही और पारदर्शिता, ये अधिनियम भी ये कहता है, और ये सूचना का अधिकार जो है उसकी बुनियाद है। और इसी से हमारा लोकतंत्र जीवित बन जाता है। और इसका मतलब है कि जो, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा लोकतंत्र जीवित है, इवन मोर देन मेनी अदर कंट्रीज। अमेरिका के पास बहुत अच्छा एक अधिनियम है जो हमारा मॉडल भी रहा है। वी मॉडल आर लॉ ऑन दैट। और जब बराक ओबामा ने जो अपना प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया था, उसमें उसका जिक्र किया था कि हमारे पास ऐसा अधिनियम है विच मेक्स अस अ रियल डेमोक्रेसी, और हमने वी लीप फ्रॉग्ड टू गेट दैट। लेकिन जहाँ तक हमारे जनता पूरी सपोर्ट कर रही है, वह अमेरिका में इसकी कोई ऐसी लहर वगैरह नहीं है, यहाँ है। तो उसका सरकार को भी, ऑपोजिशन को भी, और आप सब जो मीडिया और प्रेस है, इसका फ़ायदा उठाइए। बट सर, जब लागू हुआ होगा यूएस में तो शायद वहाँ भी रहा होगा। इट वाज इन 66 आई थिंक, 1966। जी, तो उस समय शायद थोड़ी लहर रही होगी, जैसा हमारे यहाँ शुरू के 5-7 वर्षों में रही। उस वक्त थी, क्योंकि वो था दैट मेनली बिकॉज बिजनेस और सरकार के बीच में जो बिल्कुल कोलैबोरेशन सा हो रहा था, सरकार बिक जाती थी। आपको पता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी स्पेंट ऑन समथिंग। अब भी उनके पास ऐसी कमज़ोरी है थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ था, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव इज लिटिल डिफरेंट। इसीलिए रूलिंग क्लास जो है वो थोड़ा सशंकित हो गया। रूलिंग क्लास, you see, सशंकित, जैसे मैंने कहा, रूलिंग क्लास हम जैसे अगर ब्यूरोक्रेट्स अगर आप समझते रूलिंग क्लास, तो फिर हाँ, लेकिन और हमारे में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्होंने ये अधिनियम से हमें बहुत शक्ति मिली है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि हमें पब्लिक में बतानी पड़ेगी ये बात। बट सर, मैं एक यूजर के नज़रिए से पूछ रहा हूँ, आपके सारे बड़े फैसले मुझे मोटे तौर पे याद हैं, आपने शुरू में किए। आपके बाद आए एएन तिवारी साहब, उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया पॉलिटिकल पार्टीज के आईटीआर डिस्क्लोज करने का। उनके बाद सत्यानंद मिश्रा जी आए, उन्होंने एक फैसला सुनाया, नेशनल पार्टीज जो हैं वो आरटीआई में आती हैं। हालांकि वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन वो जून 2013 का वो फैसला ऐसा था कि इतने बड़े प्रभाव वाले फैसले उसके बाद से कोई हमने अभी तक देखे ही नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि सीआईसी मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, वो या तो इस तरह के फैसले ले नहीं रहा है, या तो अपील ही नहीं जा रही हैं, ये कहा जाए, या उनके पास उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है? आप क्या देखिए, मेरा इस पे टिप्पणी करना कि इंफॉर्मेशन कमीशन किस तरह से चल रहा है, ये इट विल बी अनएथिकल। आई विल नॉट टॉक अबाउट माई सक्सेसर्स, वो मैं कर नहीं सकता हूँ। इट विल बी अनएथिकल एंड इट विल बी सुप्रीम कोर्ट में भी ये और मैंने उन्हीं से सीखा है, दे कैनॉट कमेंट ऑन द जजमेंट्स ऑफ अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह से मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि सूचना को आम बनाने के लिए इस अधिनियम का पूरी संपूर्ण तरह से इसमें इसको लागू करने का, इसको रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है। अब जैसे ये सूचना आयोग ही, इसमें कोई था ही नहीं। अब यू नो नाउ द होल कमीशन, उन्होंने सब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह उनको सबको नियुक्त किया, एंड दे हैव गॉन बैक कि ये राष्ट्रपति से स्वेरिंग इन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होगी, जो कि हमारे ज़माने में होती थी, उसके बाद फिर ये नहीं हो रही थी बीच में। सो दैट दे आर गोइंग बैक टू दैट। तो हो सकता है कि सरकार ने भी ये पाया है और देखा है कि इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। सरकार तब सफलता से चलेगी जब ये सूचना जो है ये आम बन जाएगी। यह अधिनियम जो बना था, एक आप बता रहे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, अवश्य था वाजपेयी जी के ज़माने में। मेरे दोस्त थे उस वक्त, भाई जैसे धर्म भाई जसवंत सिंह, तो वो सरकार में थे उस समय, और ये नैयर साहब भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वह उनकी पत्नी वहाँ जम्मू कश्मीर की हैं। तो ये सब इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व थे कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि उस ज़माने में एक लहर दुनिया भर में थी, इसकी एक लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है। तो उसके बाद वो अधिनियम जो है नहीं बन पाए, और ना ही उसमें कोई इतनी ताकत भी थी कि जो सूचना दी जा सके या ना दी जा सके, इस पर इट वाज अ मोर ब्रॉड काइंड ऑफ लॉ। तो लेकिन ये जो अधिनियम बहुत रिसर्च वगैरह के बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने इस पर रिसर्च काफ़ी की थ्रू इट्स मेंबर्स एंड ऑल दैट, और फिर मॉडल किया अच्छे से अच्छे कवानीन पे, और फिर वो ये जारी हुआ। तो उससे ये एक ऐसा से लीप फ्रॉग, तो उससे ये हमारे पास ये अधिनियम है। अब ये हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे? अगर इस तरह से प्रयोग करेंगे कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही नहीं है, तो फिर प्रयोग क्या होगा? और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अगर नहीं थे, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कमीशन कांट फंक्शन। उसके जो निर्णय हैं, दे आर नॉट इवन लीगल। तो उसमें कोई चुनौती दे सकता है कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो था नहीं, तो इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ नो अथॉरिटी। So how does this increase the backlog? अपील जो है लंबित पड़े रहे कई सालों तक, और वो उनके पास तो आम नागरिक वो पे तो क्या वो तो असर उनके होता है? वेबसाइट्स हैं। लकीली एक तो ये बात हुई है, वेबसाइट से पता चल जाता है। लेकिन उनमें उन्होंने एक शुरू किया है कार्रवाई, जो मेरे बाद हुआ है, कि वो मेरी तो उस वक्त नीति ये थी कि अगर जो भी सूचना ये इस पे एप्लीकेशन दे, सूचना ये अधिनियम के में एप्लीकेशन, उसको स्वीकार करना है, उसको एग्जामिन करना है, फिर जवाब देना है। नॉट कि कोई प्रोसीजरल मैटर कि उसमें फुल स्टॉप यहाँ नहीं है, या नंबर 1 2 और सूचना 5 बाकी है, 3 लिखी हैं, तो उसकी वजह से रिजेक्ट नहीं कर। लेकिन इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनके पास बैकलॉग का जो पाइलअप था, तो वो बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार से ये करेंगे। अब वो ठीक था या नहीं ठीक था, मैं ये नहीं कह सकता और नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो नॉर्म्स थे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने में, वो भी बदले गए हैं।
लिहाजा मेरा ये कहना कि उस वक्त और इस वक्त में जो फ़र्क क्या है, आई विल नॉट बी इन अ कॉम्पिटेंट पोजीशन टू पुट जो आपको बताना, लेकिन ये तो आप ही बता सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि इसका जो डिस्पोजल रेट है ये बड़ा स्लो हो गया है। ये सूचना आयुक्त यहाँ बनाया गया था, जैसे साउथ अफ्रीका में भी बहुत अच्छा एक कानून है, लेकिन उनकी अदालतें उसका फैसला लेती हैं और अदालत में जाके वो केस बस लंबा हो जाता है, तो सूचना पाने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए यहाँ एक सूचना आयुक्त बनाया गया कि ये जो प्रोसेस है इसमें तेज़ी आ जाए। वो आई है या नहीं आई है, इसमें मेरा, जैसे मैंने कहा, अनुचित होगा कि इस पर टिप्पणी करना, ये आप ही कह सकते हैं। सर, कई तरह की चीज़ें हैं जो पहले बड़े इजीली डिस्क्लोज कर देते थे लोग, या कमीशन से ऑर्डर आ जाते थे फेवर में यूजर के, वो नहीं हो रहा है। जैसे आपके समय में बहुत हुए ऐसे मिनिस्टर्स के फॉरेन ट्रैवल के, आपको ध्यान होगा, अब वो कोई इन्फॉर्मेशन ना तो पॉलिटिकल क्लियरेंस वाला देते हैं एमईए वाले, ना पीएमओ वाले देते हैं मिनिस्टर्स का, ना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देता है। और सत्यानंद मिश्रा जी ने एक ऑर्डर किया था जून 2012 में कि सारी मिनिस्ट्रीज अपने जेएस एंड एबव रैंक के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के फॉरेन ट्रैवल के सारे डिटेल क्वार्टरली वेबसाइट पर डाल दें। वो करना बंद कर दिया लोगों ने। तो ये शो करता है कि जो अब हर चीज को तो मंत्री नहीं इंटरवेन करता होगा, मुझे लगता है जो ब्यूरोक्रेसी में जो रेसिस्टेंस थी आरटीआई के लिए, वो किसी ना किसी तरीके से अब वो नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में, जैसे मैंने एडमिट किया कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसा एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है, क्योंकि वो अपने को ये सूचना को समझने लगी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। ये नहीं कि आजकल जो आए हैं ये कि ये हमारी जायदाद है, ये हमारी दौलत है, आपको क्या हक है कि आप इसको मुझसे छीने। तो अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो इट्स रॉन्ग। तो ये एटीट्यूड बदलना ज़रूरी, और आरटीआई एक्ट के आने से बदलाव तो आया। अब तो ये कोई नहीं ब्यूरोक्रेट आपको कहेगा कि नहीं ये मेरा एक ट्रस्ट है, मुझे ये इसको बिल्कुल सीक्रेट रखना है। लेकिन किस तरह से बचाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार भी है। अब ये नहीं है कि सारी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, लेकिन भ्रष्टाचार है। जहाँ ताकत इतनी होगी, शक्ति इतनी होगी, तो हमेशा होगा ऐसा। बहुत सारी और कमज़ोरियाँ हैं जो कि डिस्क्लोज़ हो जाएंगी आरटीआई के फ्री होने से। और बहुत सारे ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट्स में जो चाहेंगे कि नहीं हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहेंगे कि हो, जैसे मैंने कहा, आपको उदाहरण दिया। लेकिन ये हमारे जो स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी, उसकी खूबी आप समझिए या कमज़ोरी आप समझिए, लेकिन इसमें सर्व करने का मौका जो है, और वी नो, आप जानते हैं हमें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। सर्विस का जितना मौका गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में है, उतना मौका किसी और प्रोफेशन में नहीं है। लेकिन गलत काम करने का भी मौका इसमें मिल पाता है, जो कि और सर्विसेज में शायद ना मिले उस हद तक। लिहाजा ये अब हम पे है, हम क्या अपने को एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक समझ के, पब्लिक सर्वेंट समझ के काम कर रहे हैं। मैं निदेशक रह चुका हूँ लाल बहादुर शास्त्री का एकेडमी का, और जब भी मेरा अंत में जब बच्चे निकलते थे, अब तो मैं तो उनको बच्चा कहता हूँ, अब तो वो कोई एडिशनल सेक्रेटरी बन गए हैं, मेरे ख्याल में कोई सचिव भी शायद बने, जाहिर है कि स्टेट्स में तो सचिव भी बने हैं। तो मैं उनसे कहता था कि आपको याद रहे कि आप अब पब्लिक की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये ना समझिए कि आप पब्लिक के मालिक बन के जा रहे हैं। यू आर नॉट टू थिंक योरसेल्फ एज रूलर्स। रूलर थे एक ज़माने में, यू आर नॉट रूलर्स, यू आर द सर्वेंट्स। लेकिन ऐसा रहता नहीं है, आप खुद जानती हैं और मेरे ब्यूरोक्रेट्स कॉलीग्स भी जानते हैं, क्योंकि ये सर्विस ऐसी है कि उसमें ये ख्याल आता है कि नहीं, बाकी लोग जो कहते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कहते हैं आई नो द बेस्ट। तो ये इट डजंट मीन द पर्सन इज डिसऑनेस्ट, बेईमान है या कुछ है या भ्रष्ट है, लेकिन ये आदत ब्यूरोक्रेट्स में पड़ सकती है। और इसके ख़िलाफ़, और ये अधिनियम जो बनाया गया था, इसका मकसद ये था
कि न केवल सरकार में लेकिन समाज में पारदर्शिता लाया जाए। उस हद तक ये सफल नहीं हुआ है। सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप 2005 के पहले इमेजिन नहीं कर सकता था आम आदमी की हमको मिलेगी, वो अब पब्लिक डोमेन में है। ये तो चेंज है। लेकिन सर आप अपने अनुभव से ये बताइए, एक बड़ी अभी लोग कहते हैं कि कमीशन पे बड़ा दबाव रहता है सरकार का, या ना देने का दबाव मिनिस्ट्रीज पे रहता है। आपके टाइम में भी कई ऐसे फैसले आपने खुद किए जिससे उस समय की सरकार को काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई थी। कभी आपने ऐसा फ़ील किया कि आपको पीएमओ से फ़ोन आया हो या सोनिया जी के यहाँ से फ़ोन आया हो कि आप ये फैसला क्यों सुना दिया आपने? क्योंकि 2 बार मनमोहन सिंह जी ने खुद क्रिटिसाइज़ किया था एनुअल कॉन्फ्रेंस में कि बड़ी सारी फ्रिवोलस अपील्स आ रही हैं। तो कभी आपने ये फ़ील किया कि आपको सरकार की तरफ से कुछ कहा गया हो कि भाई क्यों आपने जो है ऐसा किया? सरकार की तरफ से आलोचना अवश्य हुई थी, सचिवों की तरफ से। एक ख़ास तौर से मेरी और सचिव की जो उस समय थे डीओपीटी के, इस बारे में कि जो फाइल नोटिंग, आपको याद होगा वो बड़ी कंट्रोवर्सी थी फाइल नोटिंग के बारे में, और मैंने रूल्स बार बार किया था कि फाइल नोटिंग इज इन द पब्लिक डोमेन, किंतु ये जो अपने वेबसाइट पे था लिखते रहे कि फाइल नोटिंग इज नॉट डिस्क्लोजेबल। तो मैंने फिर उनके ख़िलाफ़ एक शायद कुछ जुर्माना लगाया या कुछ किया, कुछ मैंने आलोचना भी की थी अपने किसी निर्णय में। लेकिन उस समय ये था कि उधर से कोई कभी किसी ने नहीं कहा कि आप द होल आर्ग्यूमेंट इन द पब्लिक देख सकती थी कि ये क्या बात है, और किसी ने ये नहीं किया कि, और उसमें ये बात भी है कि ये माया दारू वाला उस वक्त CHRI की हेड थी, उन्होंने मेरे पास आके कहा कि देखिए ये जो कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको फाइल नोटिंग को यहाँ से निकालिए, आपको कहना चाहिए कि आप इस्तीफ़ा दे देंगे अगर ये करेंगे। मैंने कहा देखिए मेरा काम ये है कि कानून जैसा है उसको अमल में लाना है, कानून कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इससे मुझे मतलब है, ये सरकार का की जिम्मेदारी है। तो इफ दे ब्रिंग दैट रूलिंग देन आई विल रूल अकॉर्डिंगली। किंतु मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इस समय का अधिनियम है उसके तहत ये फाइल नोटिंग पब्लिक डोमेन में है। अगर सरकार के, और ऐसा हुआ भी, जैसे CBI फॉर एग्जाम्पल, उस समय मैंने कई रूलिंग्स दिए थे CBI के डिस्क्लोज करने के लिए। जब जो ही थोड़ी दिन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने चिट्ठी लिखी थी उनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी इसकी सरकार में ही वो एग्जेम्प्ट डिपार्टमेंट में चला गया, और फिर मैंने चिट्ठी भी लिखी, मेरे पास है उसकी कॉपी आपकी चिट्ठी की। उसका जवाब भी नहीं आया। हालांकि मेरे, और आपने विजय शंकर जी के अपने बातचीत के अनुभव से लिखा था कि CBI में कितनी पारदर्शिता आई उसकी वजह से, लेकिन आप कह रहे हैं उसका कोई जवाब ही नहीं आया। जवाब ही नहीं आया। तो हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा था, बहुत ही बिरादराना, किंतु उस उत्तर का उन्हें जवाब नहीं दिया। तो वो प्रेशर जाहिर है कि सरकार के अंदर से उन पे आया होगा। तो ये CBI को एग्जेम्प्ट करने का गलत फैसला था आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं क्यों समझता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, मैंने अपने पत्र में लिखा है। क्योंकि CBI का सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में ये हाँ सिक्योरिटी के बारे में भी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में विच आर कंसर्न विद सिक्योरिटी, लेकिन बहुत सारे करप्शन, भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं, प्योर एंड सिंपल करप्शन केसेस, उसके बारे में तफ्तीश है और केसेस होते हैं। उसमें और सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड जो केसेस हैं, दे इन एनी केस प्रोटेक्टेड under the RTI Act. So CBI must be under RTI. CBI should be under RTI. और बहुत सारे जो बाकी भी डिपार्टमेंट से CRPF ये वो फलाना, दे बिकॉज जो सिक्योरिटी साइड इज इट इन एनी केस, और इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री से ज़्यादा कौन से सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट हो सकता है? आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं है एग्जेम्प्टेड में, लेकिन CBI है। देखिए, तो आर्मी ने भी, और उन्होंने कोशिश की कि एग्जेम्पशन अपने लिए ले, लेकिन उस वक्त मनमोहन सिंह ने रिफ्यूज़ किया, और फिर मेरे पास आए, हमने कंसल्ट किया, एंड देन दे वर वेरी हैप्पी। डिफेंस मिनिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्ट्रीज इन रिस्पॉन्डिंग टू RTI, क्योंकि इन्हें पूरा अपना एक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द ब्रिटिश स्ट्रक्चर,
कि एक स्ट्रक्चर बना दिया था कि सूचना क्या दी जा सकती है, क्या नहीं दी जा सकती है। एंड नेचुरली इंफॉर्मेशन कमिश्नर विद रिस्पेक्ट, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि ये सिक्योरिटी के का मामला है, तो हम तो थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं है। फिर हमें ये ज़रूर एग्जामिन करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी जो जैसे डिफाइंड है सिक्योरिटी, उसके तहत ये आता है कि नहीं आता है। एंड वी वर गेटिंग ऑन वेरी वेल। और आर्मी चीफ या जो उनके थे आरटीआई के हेड, उनने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया था कि क्योंकि उनके अक्सर एड्रेसेस नहीं दे सकते थे क्योंकि 56 APO कहीं भी हो सकता है। तो देन दे हैड टेकन कि उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी आर्मी लेगी और वहाँ से जवाब लाने के लिए आर्मी लेगी। सो दे ऑल दैट। और आर्मी का तो आजकल आप सुनेंगे ही नहीं कि आर्मी को कोई दिक्कत है आरटीआई के साथ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से तो बिल्कुल पूरा एंटरटेन करते हैं। बस मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि फिर आप अगर हमें बताएं कि गोपनीयता और पारदर्शिता में कैसे संतुलन हम बना के आरटीआई को मजबूत करने का एक काम करेंगे भविष्य के लिए, क्योंकि जैसे किसी मंत्री की संपत्ति का विवरण हम मांगे तो फिर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है। ये इसमें आप बताएं कि गोपनीयता और पारदर्शिता में हम कैसे एक संतुलन बना सकते हैं या इसको मॉडिफाई करने का क्या तरीका नहीं, है? इसको मॉडिफाई करने की क्या आवश्यकता है? वो अधिनियम जो है वो उसमें है, ये स्पष्ट रूप में है। जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट लॉ हमारे पास था नहीं, अब है। गुड, अगर प्राइवेट लॉ है जिस प्रकार का चाहते हैं सरकार प्राइवेट लॉ, इट इज़ रियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दी और जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। और तो वो जैसा अधिनियम में जो कि वो, लेकिन जो इन्होंने ये किया है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन के जो अधिकार है प्राइवेसी को डिस्क्लोज़ करने के लिए, उसमें जो रद्द कर दिया, नॉट मॉडिफाइड, दे हैव कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इट, वो गलत किया। वो होना चाहिए, दैट शुड बी रिस्टोर्ड। देन लेट द इंफॉर्मेशन कमीशन डिसाइड कि इससे ये। अब देखिए, जब आप कहते हैं कि मंत्री जी की कितनी प्रॉपर्टी बनी है, तो ये है कि मंत्री जी मे बी अ बिजनेसमैन और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर की है थ्रू बिजनेस। ही कैन प्लीड बिफोर द इंफॉर्मेशन कमीशन कि ये मैंने अपने जब बिजनेस मेरा था तो तब मैंने उसके ज़रिए ये सारी ख़रीदी है प्रॉपर्टी और ये किया है, तो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द पब्लिक फंक्शन, लिहाजा ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन कमीशन कैन टेक अ डिसीजन। वो देख सकते हैं कि अच्छा, जब ये मंत्री जी थे तब, और वो सूचना उनको देनी पड़ेगी कि जब मंत्री बने तो कितनी जायदाद थी उनकी, जब मंत्री के रोल से हटे तो तब कितनी जायदाद थी। तो वो सूचना आयोग कह सकता कि देखिए ये, या PIO कह सकता ये समय आप मंत्री थे, ये इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। Then he has to explain कि ये बिजनेस से आया, ये मेरे काम से आया, but he has to explain। तो इस प्रकार से ये होता है। अब किसी मैं रतन टाटा से जाके कहूँ कि भाई आप बताइए कि आपके पास कैसे, दैट वुड नॉट बी राइट, क्योंकि दैट इज बिजनेस। लेकिन जो अगर किसी पोजीशन में है, जैसे ये हमारे बनारसी दास जी जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, याद आया ना? हाँ, और उनके बेटे जो थे स्टील मिनिस्टर थे, और अखिलेश दास, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन लखनऊ। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि भाई ये तो मेरे ना बेचारे बहुत ही कम उम्र में वो दौलत से काम नहीं आता। लेकिन ये है कि he had every right to say कि ये मेरे बिजनेस की एक्विजिशन है, I don't have to disclose it। तो Sir, out of 23 chief ministers of UP, from Pant ji to Yogi Adityanath ji, his family is the richest। बनारसी दास, इसीलिए मैंने उनका उदाहरण दिया, क्योंकि he was the richest। तो was it because of the, और बड़ी भारी यूनिवर्सिटी है उनकी, huge area। So and his son was also a very rich minister in the Congress government। तो इसलिए एक उदाहरण है, उनसे ये पूछा जाए तो ही कैन से कि मेरी ये बिजनेसेस हैं, और इसके बारे में ये आप पूछ सकते हैं कि कौन सी बिजनेसेस हैं, क्योंकि इफ़ आई एम अ मिनिस्टर
तो आई हैव टू डिस्क्लोज दैट। जी लेकिन ये कैसे एक्वायर किया बिजनेस और किस तरह से, दैट यू हैव नो राइट टू आस्क। लेकिन जब मैं मंत्री थे, जब मैं मुख्यमंत्री था या मंत्री था, तब मैंने क्या एक्वायर जी। किया कि आपको, दैट्स द काइंड ऑफ एग्जांपल दैट आई गिव। बट सर आरटीआई का जब से स्ट्रगल चालू हुआ था, पर्टिकुलरली सिंस 1974, मीडिया का बड़ा रोल था इसमें। एंड देयर वाज यूनेस्को का एक मैकब्राइट कमीशन होता था, दे रिकमेंडेड, बीजी वर्गीज साहब उसके मेंबर हुआ करते थे इंडिया से, और बहुत सारी कमेटियां, आपको सब ध्यान होगा, एचडी शौरी साहब, और पहला ड्राफ्ट तो प्रेस काउंसिल ने भी बना करके एक दिया था। तो लेकिन जब से आरटीआई एक्ट लागू हो गया है, तो मीडिया वाले जनरली एक्टिविस्ट से निकाली गई इंफॉर्मेशन तो छापते रहे शुरू में, खुद चल के आरटीआई बहुत कम लोगों ने लगाया। हम लोग करते हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आरटीआई का और बेहतर उसको प्रभावी बनाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हाँ। मीडिया शुड प्ले अ बिगर रोल? ये बड़ा दिलचस्प आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि मुझे ये भी, क्योंकि जब बना था, उस वक्त मीडिया बहुत इसके बारे में एक से एक आगे बढ़ के कहते थे कि ये आगे बनेगा तो हमें पता चलेगा। बाद में कोई 1-2 साल बाद मैंने देखा कि मीडिया और ग्रेजुअली ड्रॉपिंग आउट। तो मैंने उनसे पूछा, लोगों से पूछा कि भाई, उन्होंने कहा वी रिक्वायर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें ये है कि ये 1 महीने के बाद आएगा, और कोई फिर अपील आएगा नहीं आएगा, सब इसी का इंतज़ार करें। इतने में ये तो लीक हो जाती बात, जब ऐसा आता है तो वी मेक यूज़ ऑफ दैट, और उससे हम अपनी सूचना बना लेते हैं और न्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में सेंसेशन होनी चाहिए। मैंने कहा फिर ठीक है, ये तो ठीक है। और फिर जैसे कुलदीप नायर ने 62 वॉर के बारे में पूछा, 71 वॉर के बारे में पूछा, एंड वेरी कंस्ट्रक्टिवली। हालांकि वो एक मैंने 62 वॉर के बारे में शायद उनका रिजेक्ट कर दिया तो मेरे कई दोस्त बड़े नाराज़ हो गए थे मुझसे। लेकिन ये है कि वो दैट्स द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द मीडिया, एंड मीडिया हैज़ बीन डूइंग दैट थ्रू आउट। वो थे, मल्होत्रा जी थे, बहुत सारे थे जो इस प्रकार का इसका प्रयोग कर रहे थे। आजकल के जो मीडिया है, इनके जनरेशन के, आपसे भी नौजवान, वो चाहते इमीडिएट। तो उसमें आरटीआई में शायद सुस्ती है, लेकिन मीडिया themselves should take a lesson from this. रिसर्च वगैरह के लिए इससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है, एंड दे शुड फाइंड आउट अबाउट दिस। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे इतिहास में आवश्यकता है। अब जैसे रिसेंटली अभी जो ये एक साहब जिनको पता है इसके बारे में लिखा था, वो प्रधानमंत्री होने के कांग्रेस के, जी हाँ, नेशनलाइजेशन, बहुत सारे सोशलिस्ट मेजर्स लिए थे उस वक्त। Now it is discovered, it has been found, and it is in documents कि उन्होंने ये सारे मेजर्स, एक तो रमेश थापर थे जो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन स्पेसिफिकली जयप्रकाश नारायण के कहने पे उन्होंने किया था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण, ये हम लोगों को भी पता नहीं था, जयप्रकाश नारायण वाज परहैप्स पंडित जी के सबसे अजीज दोस्त थे। सर, पंडित जी का भी जो आर्काइव रिलीज हुआ है, मैं उसमें पढ़ रहा था, जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हुई हैं नेहरू जी को सजेशन में इन पब्लिक पॉलिसी, एंड नेहरू जी हैज रिस्पोंडेड एवरी लेटर। तो आप जो कह रहे हैं वो सुना कि उनके सबसे अजीज दोस्त थे, रिस्पेक्टेड हिम ग्रेटली। हालांकि जयप्रकाश नारायण वाज मोर लेफ्टिस्ट देन पंडित जी, ही वाज मोर लेफ्टिस्ट देन पंडित जी। पंडित जी ऑल्सो, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता थी, अब वो प्रधानमंत्री थे, ये चाहते थे कि वो, और उनकी फिर बेटी ने जो सोशलिस्ट मेजर्स लिए वो जयप्रकाश नारायण के कहने पे की लिए इन 71 जो जी हाँ, अलायंस भी किया था ना सर, सीपीआई से अलायंस भी किया था ना सर। यस, सो ये दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन यू सी इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस। अभी जैसे रिसेंटली पता चला, और इसके बारे में अब लिखा जा रहा है कि मॉस्को के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने हमला कर दिया।
his armies had taken much, बिल्कुल वो स्मोलेंस्क और स्टालिनग्राड वगैरह पे फतेह होके मॉस्को पे हमला किया था। स्टालिन वॉज इन मॉस्को और स्टालिन ने फिर कहा कि मैं मॉस्को को छोड़ूंगा नहीं। और जो पैंजर्स थे, जर्मन पैंजर्स, दे ब्रोक थ्रू द डिफेंसेस ऑफ मॉस्को। और मॉस्को के रक्षा में सिर्फ उसकी पब्लिक थी और इतने छोटे उनकी डिफीटेड रशियन आर्मी, सोवियत आर्मी जो थी उधर थी। मार्शल ज़ुकोव ने उसका कंट्रोल लिया एंड ही जर्मन्स को ऐसी शिकस्त दिलाई जस्ट आउट ऑफ डिफेंडिंग देयर सिटी कि जर्मन वर कम्प्लीटली ब्रोकन। और फिर उनको पीछे दौड़ते भागते ज़ुकोव बर्लिन पहुंच गया और हिटलर को ही ख़त्म कर दिया। वी डोंट नो दीज थिंग्स। जी। तो और स्टालिन की कमियां तो बहुत थी, वी नो ऑल अबाउट इट, लेकिन उसने फिर वो प्रेज करते रहे और क्रेमलिन में अपनी मीटिंग्स करते रहे, अपने कैबिनेट को बुलाते रहे, ये दिखाने के लिए कि आई एम नॉट अफ्रेड। हालांकि बिल्कुल डरा हुआ था। There was nothing standing between him and the German tanks वगैरह, और जो Luftwaffe उसका Air Force, it had complete control of the skies. How do we ensure the freedom of press in our country now? Because now that you speak about my generation and instant, the instant, I don't know, formula or recipe, I would say. लेकिन हाँ, ऐसा एक होता है कि हमें थोड़ा सा ग्रीड होता है इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल। तो एक तरीके से हम भी कभी कभी सोचते हैं कि सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा, या कभी कभी मतलब इतना खतरा तो नहीं महसूस होता है, लेकिन फिर भी एक डर अक्सर जो आप बता रही हैं यही बात है। ये खौफ है, ये भय है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो करके देखिए, लेकिन ये हिम्मत नहीं है। कहा कि क्योंकि ये कानून जनता के मन में रच बस गया है, तो शायद पॉलिटिकल क्लास ओपनली इसको क्रिटिसाइज कभी अब कर नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने बताया, और इसीलिए इसी का फ़ायदा आप उठाइए एज ए मीडिया। लेकिन इसका मीडिया का, अनफॉर्चुनेटली ये भी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि द मीडिया इज़ ऑल्सो फोकसिंग इन द कैपिटल सिटीज़, around the capitals, around the secretariat, around the political leadership. आप देहात में जाते हैं, गांव में जाते हैं, नहीं जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ी स्कीम थी, ये जिसका मेरे दोस्त जो कांग्रेस में भी हैं, शशि थरूर, उन्हें बड़ा सपोर्ट किया। ये क्या सफाई करने की और लैबोरेटरी फ्री villages. मेरा जो अपना गांव है, it has been declared, क्या फ्री होता है, defecation free. जी। Public defecation free. Free. It's been declared. कहाँ defecation free? उसमें एक के बाद एक वो। सर ये बाराबंकी हेडक्वार्टर से कितनी दूर है सर? होगा बाराबंकी हेडक्वार्टर से कोई 10-15 किलोमीटर होगा। तो वहाँ वो बहुत सारे ये बने हैं ये टॉयलेट्स। लेकिन आप जाके आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊंगा वो टॉयलेट्स, मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। दे यूज स्टोरेज, उसमें सामान भरा, सारा सामान पड़ा है। और वहाँ क्योंकि उनके पास कोई सैनिटरी डिस्पोजल के लिए कुछ था नहीं, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ भी नहीं था। तो वहाँ जाके आप फिर सफाई कैसे करेंगे? पैसे खर्च कर दिए 20,000 25,000 उसको बनाने में, तो उसका इस्तेमाल यही हो सकता था। और मेरे घर के साथ एक लेक सा है, और उसके लेक के किनारे ही वो पब्लिक टॉयलेट था। वहाँ पुरुष और महिला सब आके वहाँ अपना करते हैं काम, और करते हैं आज भी काम वही करते हैं। तो वो टॉयलेट चली नहीं, किसी ने रिपोर्ट किया नहीं किया। हाँ, वेरी सक्सेसफुल। और फिर वो एक IAS अफसर था जिसने ये सारा काम किया, ही अपेयर, हमने ऐसे किया और ये रेजिस्टेंस ये हुई, लेकिन इट्स अ कंप्लीट फेलियर एंड देन देयर नथिंग डिफिकेशन फ्री अबाउट इट। और लेकिन लोग, जहाँ तक कि लोग हैं, उन्होंने भी वो बहुत खुश हैं। कम से कम पहले तो किसी सरकार ने कुछ किया ही नहीं था, कम से कम ये तो इस सरकार ने तो हमारे लिए किया। जी, कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इट्स स्टोर। जी। I think for me, I think I'm more or less good with my questions have ended. So for now, तो बहुत
शुक्रिया सर, हमारे साथ इतना वक्त बिताया आपने आज यहाँ पर। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इस शो के माध्यम से आगे बढ़ाएं और जागरूक करने की कोशिश करते रहें। अगर आपके भी इस शो से जुड़े कुछ सवाल हैं, आरटीआई एक्ट, डीपीडीपी एक्ट के आने के बाद किस तरह से बदला है या इसमें कैसे बदलाव हैं, कुछ सुझाव हैं, आप हमें ईमेल ज़रूर कर सकते हैं।